हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में हमारी भूगोल की जो किताब है भारत संसाधन एवं विकास, इसका दूसरा चैप्टर देखने चल रहे हैं और इसका नाम है भारत कृषि एवं सिंचाई। तो भारत में कृषि और सिंचाई किस प्रकार से होती है, कहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। तो निर्वाह कृषि बच्चों वो होती है जिसमें हम लोगों का किसी तरह काम चलता है। अगर कोई कृषि इस प्रकार से की जा रही है तो कि किसी तरह से उसकी आजीविका चल सके, उसका जीवन यापन हो सके, उसी को निर्वाह कृषि कहते हैं। जबकि व्यापारिक कृषि वो होती है जो पैसे कमाने के लिए की जाती है। तो चलिए इसे लिखेंगे कैसे ये देखते हैं। तो निर्वाह कृषि वह कृषि जो केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और व्यापारिक कृषि क्या है? जिस कृषि का उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही हो, उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो चावल के उत्पादन के लिए अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये 3 रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए चावल की खेती आपकी कब की जाती है? जब उस समय बारिश हो रही हो। तो अधिक गर्मी, उमस वाला मौसम होता है, पानी, बारिश भी हो रही होती है और इसके लिए चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। फिर है, भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो थोड़ा बहुत तो कपास हर राज्य में पाया जाता है, लेकिन जो मुख्य राज्य हैं उनके बारे में पूछा है। तो भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं। तो बच्चों, चकबंदी से जैसे किसी किसान के खेत ऐसे बिखरे हुए होते थे, तो उसके सारे खेतों को एक जगह ला दिया गया है, जिससे उसके लिए खेती करना आसान हो गया है। तो उसका अर्थ देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। चकबंदी द्वारा किसानों के इधर उधर बिखरे खेतों को एक स्थान पर कर दिया जाता है, जिससे खेत बड़े हो जाते हैं। इससे खेती सही ढंग से की जाती है और खेती की लागत भी कम आती है। अगला है हमारा, हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखिए। तो हरित क्रांति क्या है? वर्ष 1966-67 में उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई और आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र वृद्धि लाने के प्रयास को ही हरित क्रांति कहते हैं। अब इसके प्रभाव देखते हैं। प्रभाव इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं, तो दोनों को यहाँ पे लिखा गया है। इसके सकारात्मक प्रभावों में खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हालांकि इसके दूसरे पहलू में रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के अधिक प्रयोग से भोजन चक्र प्रभावित हुआ है, घातक बीमारियां पनपी हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है और मिट्टी व जल स्रोत प्रदूषित हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। गन्ना भारत की नकदी फसल है। चावल के लिए अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगला है, खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन नहरें हैं। अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे फसल का समय दिया गया है और उसमें जो फसल उपजाई जाती है वो है। तो रबी के समय की फसल कौन सी है? गेहूं। फिर है, खरीफ का उदाहरण क्या है? चावल। और जायद का उदाहरण क्या है? खरबूज। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सही और गलत का निशान लगाना है। तो सोनारा व सरबती धान की उन्नत किस्में हैं, तो ये गलत है। ये किसकी किस्में हैं? ये गेहूं की किस्में हैं। अगला है, खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया जाता है, तो सही है। फिर अगला है, चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं, तो गलत है। चकबंदी में खेतों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। फिर है, उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो पड़े तो आसानी से आपको मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।